हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी। चैप्टर है आपका इवोल्यूशन। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहली हेडिंग इवोल्यूशन की, इससे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन की बात कर चुके हैं। तो आज आपकी हेडिंग होगी ऑरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, ऑरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में हम लोग समझेंगे, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं ऑरिजिन ऑफ लाइफ। ध्यान समझिएगा। व्हेन वी लुक एट स्टार ऑन ए क्लियर नाइट स्काई वी आर। ठीक है, तो जब हम एक स्वच्छ रात में, ठीक है, क्लियर नाइट में, ठीक है, स्काई में, आकाश में तारों को देखते हैं। व्हेन वी लुक एट स्टार ऑन ए क्लियर नाइट स्काई, जब एक हम साफ स्वच्छ, ठीक है, अंधेरी रात में आसमान की ओर तारों को देखते हैं, हम क्या देखते हैं? वी आर इन ए वे लुकिंग बैक इन टाइम। तो हम लोग जो है समय में पीछे को देखते हैं, लुकिंग बैक इन टाइम। जब हम एक क्लियर नाइट में आकाश में देखते हैं तो वहां पे आपको बहुत सारे तारे दिखाई देंगे, स्टार्स दिखाई देंगे। तो इन अ वे लुकिंग बैक इन टाइम, तो हम लोग इस तरह से बीते हुए समय की ओर देखते हैं। अब यह क्वेश्चन कैसा कह रहा है, ये तो बात समझ में नहीं आ रही है। यहां पे कहने का मतलब है, आप समझे ध्यान से, जो स्टार्स हैं, हम लोग अर्थ पे रहते हैं और स्टार जो है हमसे बहुत दूर हैं। स्टार्स की जो डिस्टेंस है अर्थ से, वह बहुत दूर है, और वहां से स्टार से जो लाइट आ रही है अर्थ पे, उसको आने में बहुत ज्यादा टाइम लग जा रहा है, मिलियंस ऑफ ईयर। स्टार से जो लाइट निकली है उसको अर्थ पे आने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जा रहे हैं। तो इसका मतलब जो आप लाइट देख रहे हैं, जो आंखों में आपकी लाइट आ रही है, वह मिलियंस ऑफ ईयर के दौरान आ रही है, मतलब बहुत साल पहले वो चली हुई लाइट है। वहां स्टार पे जो तुरंत लाइट डेवलप होगा वह आपको नहीं मिल पाया है, वह बहुत दूर है। इसलिए जो आप लाइट देख रहे हैं स्टार का, वह बहुत पहले चली हुई लाइट है। अगर आपके पास एक कैंडल जला हुआ है आपके पास, तो वह तो आप तुरंत देख रहे हैं क्योंकि वह पास है आपके, और कम ही टाइम ले रहा है, आपके आई में इंटर कर जा रहा है, जिससे आप तुरंत देख रहे हैं। तो वहां पे आप प्रेजेंट को देख रहे हैं। ठीक है, आपके पास में अगर कोई लाइट जला हुआ है तो उसकी लाइट आपको तुरंत जो है आई में इंटर कर रही है, तो आप वहां पे प्रेजेंट देख रहे हैं। लेकिन जब हम, ठीक है, स्काई में देखते हैं, जो स्टार से लाइट आ रही है, तो हम प्रेजेंट में नहीं देख रहे हैं, ठीक है, वह हम पास्ट में देख रहे हैं, क्योंकि वो बहुत समय पहले चला हुआ लाइट है जो आपके आंखों में इंटर कर रहा है। वो प्रेजेंट नहीं है, वो पास्ट में ताक झाक कर रहे हैं आप। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि व्हेन वी लुक एट स्टार ऑन ए क्लियर नाइट स्काई वी आर इन ए वे लुकिंग बैक इन टाइम। ठीक है, जब आप एक क्लियर नाइट स्काई में स्टार को देखते हैं, ठीक है, तो हम जो है बीते हुए समय की ओर देखते हैं, लुकिंग बैक इन टाइम को देखते हैं। स्टेलर डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर। ठीक है, ये जो तारों की दूरियां हैं, स्टेलर डिस्टेंसेस हैं, उनको हम लाइट ईयर में नापते हैं। ठीक है, तारों की दूरियों को लाइट ईयर में नापते हैं। ठीक है, अब लाइट ईयर क्या होता है? तो आप जानते हैं कि जो लाइट की स्पीड होती है वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, या इसको कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में लाइट जो है वह 3 लाख किलोमीटर चलता है। एक सेकेंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर चलता है एक सेकेंड में। तो इस तरह से 365 दिन में लाइट जो है कितना दूर जाएगा, उसे हम लाइट ईयर कहते हैं। ठीक है, तो लाइट ईयर मतलब पूरे वर्ष में लाइट के द्वारा तय की गई डिस्टेंस को हम लाइट ईयर कहेंगे। 365 दिन में
जितनी दूर 365 दिन का मतलब 365 डेज इंटू 24 आवर, ठीक है, इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, मल्टीप्लाई बाई 3 लाख किलोमीटर। उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो होगी आपकी लाइट ईयर की वैल्यू। तो स्टेलर डिस्टेंस आर मेजर इन लाइट ईयर। तारों की दूरियों को हम लाइट ईयर में मेजर करते हैं क्योंकि उनकी दूरियां बहुत अधिक हैं। व्हाट वी सी टुडे is an object who emitted light started its journey millions of year back। ठीक है, तो आप देख रहे हैं व्हाट वी सी टुडे, जो आप आज देख रहे हैं, ठीक है, जो आप देख रहे हैं उसकी जर्नी जो है, उस लाइट की जर्नी जो है करोड़ों वर्ष पहले शुरू हुई है। आज हम जिस वस्तु को स्टार के रूप में देखते हैं उसके लाइट की जो जर्नी है वह लाखों वर्ष पहले शुरू हुई थी। What we see today in an object who emitted light started its journey millions of year back। ठीक है, तो आज हम जिस स्टार के रूप में जिस लाइट को देख रहे हैं उसकी लाइट की जो जर्नी है वह लाखों वर्ष पहले शुरू हुई थी। एंड फ्रॉम ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर अवे एंड रीचिंग आवर आई नाउ, और वह जो है हमसे करोड़ों अरब मील दूर है और हमारी आंखों तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, एंड फ्रॉम ट्रिलियंस आर किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर्स अवे, वह हमसे करोड़ों अरब मील दूर हैं। एंड रीचिंग आवर आई नाउ, और वे अब हमारी आंखों में पहुंच रहे हैं। उतनी यात्रा करके, उतने दूर से वो यात्रा करके आए हैं और हमारी आंखों में पहुंच रहे हैं। हाउएवर, फिर भी, when we see object in our immediate surrounding we see them instantly and hence in the present time। ठीक है, फिर भी हम अपने आसपास की चीजों को जब देखते हैं तो वे हमें तुरंत दिखाई देते हैं क्योंकि वे वर्तमान काल के हैं, प्रेजेंट टाइम के हैं। ठीक है, हाउएवर, हालांकि when we see object in our immediate surrounding, ठीक है, जब आप अपने आसपास की चीजों को देखते हैं, we see them instantly, तो उसको आप तुरंत देखते हैं। and hence is the present time, और वह आप प्रेजेंट टाइम को देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जब हम अपने आसपास की चीजों को देखेंगे तो वे चीजें हमें तुरंत दिखाई देती हैं। इस प्रकार वे हम प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट टाइम की चीजें हैं, प्रेजेंट चीजों को हम देखते हैं। Therefore, when we see star, we apparently are peeping into the past। ठीक है, इस प्रकार जब हम स्टार को देखते हैं, ठीक है, तो यह क्लियर है कि आर पीपिंग इनटू द पास्ट, हम जो है पास्ट में देख रहे होते हैं, पास्ट में पीपिंग कर रहे हैं, पास्ट में ताक झाक करते हैं। जब आप अपनी नजदीक की चीजों को देखेंगे तो वह चीजें आपके तुरंत की हैं, प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे हैं। लेकिन जब आप स्टार को देख रहे हैं तो वह प्रेजेंट नहीं देख रहे हैं, वो आप पास्ट की चीजों को देख रहे हैं जिनको आने में टाइम लग रहा है। वहां पे प्रेजेंट पे क्या हुआ है उसको आने में आपको बहुत सारे टाइम लग जाएंगे आपके पास पहुंचने में। तो व्हेन वी सी स्टार वी अपरेंटली आर पीपिंग इनटू द पास्ट, तो जब आप सितारों को देखते हैं, तारों को देखते हैं, तो स्पष्ट रूप से आप पास्ट में ताक झाक कर रहे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। तो अभी तक आपने देखा कि जब हम एक क्लियर नाइट में स्काई की ओर देखते हैं तो उसे हम स्टार्स दिखाई देते हैं, और हम लोग जो हैं इस तरह से बीते हुए समय की ओर देखते हैं। स्टार की जो दूरियां होती है, वहां से चलने वाले प्रकाश की बात किया जाए तो स्टार की दूरियां जो हैं वो लाइट ईयर में मापा जाता है। और आज जो है प्रेजेंट में हम जिस वस्तु, जिस ऑब्जेक्ट को स्टार के रूप में देखते हैं उसकी लाइट का जो जर्नी है वह लाखों वर्ष पहले शुरू हुई थी।
और वो हमसे करोड़ों अरब मील दूर हैं और हमारे आंखों तक पहुंच रहे हैं। फिर भी हम अपने आसपास की चीजों को जब हम देखते हैं तो हम तुरंत देख जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे वर्तमान प्रेजेंट की हैं। इसी तरह से जब हम सितारों को देखते हैं, स्टार को देखते हैं, तो स्पष्ट रूप से हम पास्ट में पीपिंग कर रहे होते हैं, पास्ट में ताक झाक कर रहे होते हैं। ठीक है। द ऑरिजिन ऑफ लाइफ इज कंसिडर्ड अ यूनिक इवेंट। ठीक है। तो जो लाइफ की ऑरिजिन है वह एक अनोखी घटना है, एक यूनिक इवेंट है इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। ठीक है। तो द ऑरिजिन ऑफ लाइफ इज कंसिडर्ड ए यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। ठीक है। ऑरिजिन ऑफ लाइफ को जो है यूनिवर्स के हिस्ट्री में एक यूनिक इवेंट के रूप में माना गया है। द ऑरिजिन ऑफ लाइफ इज कंसिडर्ड अ यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स के हिस्ट्री में ऑरिजिन ऑफ लाइफ को एक यूनिक इवेंट के रूप में माना गया है। जीवन की उत्पत्ति को ब्रह्मांड के इतिहास में एक अनोखी घटना के रूप में माना गया है। ठीक। द यूनिवर्स इज वास्ट। ब्रह्मांड जो है, यूनिवर्स जो है, वो बहुत बड़ा है। ठीक है। द यूनिवर्स इज वास्ट। रिलेटिवली स्पीकिंग द अर्थ इटसेल्फ इज ऑलमोस्ट ओनली ए स्पीक। ठीक है। अगर हम यूनिवर्स से अर्थ की तुलना करें तो वह बहुत छोटा कण है, एक बालू के कण, एक सैंड पार्टिकल जैसा है। यूनिवर्स के रिस्पेक्ट में अगर हम अर्थ देखें तो रिलेटिवली स्पीकिंग द अर्थ इटसेल्फ इज ऑलमोस्ट ओनली ए स्पेक। ठीक है। तो सही मायने में कहा जाए तो अर्थ जो है वो अपने आप में यूनिवर्स का एक कण मात्र है, एक स्पेक मात्र है। द यूनिवर्स इज वेरी ओल्ड। यूनिवर्स जो है, द यूनिवर्स इज वेरी ओल्ड, ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर ओल्ड। यूनिवर्स जो है बहुत पुराना है। यूनिवर्स जो है बहुत पुराना है, हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट लगभग, ठीक है, 20 बिलियन ईयर एगो, 20,000 करोड़ वर्ष पुराना है। ठीक है। 20,000 करोड़ वर्ष पुराना है, जिसे 200 बिलियन कह सकते हैं। 20 बिलियन ईयर्स पुराना है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यूनिवर्स जो है वह एक वास्ट है, प्राचीन है, बड़ा है। सही मायने में अर्थ जो है उस यूनिवर्स के सामने एक कण मात्र है। यूनिवर्स जो है बहुत पुराना है और लगभग 20,000 करोड़ 20 बिलियन ईयर ओल्ड है। ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी कंप्राइज द यूनिवर्स। तो आप देख रहे हैं कि यूनिवर्स जो है वह गैलेक्सीज के मिलने से तैयार हुआ है। ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज, बहुत सारे गैलेक्सीज जो हैं वह आपस में क्लस्टर बनाए हैं, समूह बनाए हैं, कंप्राइजेज द यूनिवर्स, और उससे यूनिवर्स तैयार हुआ है। ठीक है। तो यूनिवर्स जो है वह आकाशगंगाओं के विशाल समूह को समेकित करता है। ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज, आकाशगंगाओं का विशाल समूह, कंप्राइजेज द यूनिवर्स, यूनिवर्स में शामिल होते हैं। ठीक है। तो ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज कंप्राइजेज द यूनिवर्स, ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं के विशाल समूह समेकित होते हैं, शामिल होते हैं। ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी कंप्राइजेज द यूनिवर्स। गैलेक्सीज कंटेन स्टार एंड क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट। ठीक है। तो गैलेक्सीज में स्टार होते हैं, गैलेक्सीज में स्टार्स होते हैं, बहुत सारे स्टार्स होते हैं। क्लाउड्स ऑफ गैसेज, गैस के क्लाउड्स होते हैं, एंड डस्ट, और डस्ट होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि गैलेक्सीज में स्टार्स हैं,
क्लाउड्स ऑफ गैस हैं और बहुत सारे डस्ट हैं। आकाश गंगाओं में, ठीक है, सितारों और गैसों के बादल, धूल शामिल रहते हैं। ठीक है, कंसीडरिंग द साइज ऑफ यूनिवर्स, अर्थ इज इंडीड अ स्पीक। ठीक है, यूनिवर्स के साइज को ध्यान में रखते हुए अर्थ जो है केवल एक बिंदु मात्र है, एक कण मात्र है। कंसीडरिंग द साइज ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स के साइज को अगर कंसीडर किया जाए, उसके रिस्पेक्ट में अर्थ इज इंडीड अ स्पेक, उसके रिस्पेक्ट में अर्थ जो है एक धूल है, एक कण मात्र है यूनिवर्स के रिस्पेक्ट में। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, द बिग बैंग थियरी अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन टू अस द ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स की ऑरिजिन कैसे हुई, इस बात को बिग बैंग थियरी जो है एक्सप्लेन करता है। द बिग बैंग थियरी अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन टू अस द ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, तो यूनिवर्स की ऑरिजिन कैसे हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में हमें बिग बैंग जो थियरी है वह कुछ बताने का प्रयास करता है। द बिग बैंग थियरी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन टू अस द ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स। इट टॉक्स ऑफ सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म्स। वह बताता है कि यह एक अनूठी कल्पना से परे है, महाविस्फोट का भौतिक रूप है। ठीक है, इट टॉक्स अ सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म। बिग बैंग थियरी बताती है कि यह जो एक्सप्लोजन हुआ था, विस्फोट जो हुआ था, वह बहुत बड़ा विस्फोट है जिसको हम फिजिकल टर्म में, ठीक है, इमेजिन नहीं कर सकते हैं, अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म। ठीक है, तो यह एक अनूठी कल्पना है, यह एक अनूठी कल्पना से परे महाविस्फोट का भौतिक रूप है। इट टॉक ऑफ ए सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म। ठीक है, फिजिकल टर्म में हम इसको इमेजिनेबल नहीं कर सकते हैं, वैसा यह विस्फोट है। यह एक अनूठी कल्पना से परे है, महाविस्फोट का भौतिक रूप है। द यूनिवर्स एक्सपेंडेड एंड हेंस द टेम्परेचर केम डाउन। इसकी विस्फोट की वजह से ही यूनिवर्स जो है एक्सपैंड किया हुआ है, फैला हुआ है। द यूनिवर्स एक्सपेंडेड, यूनिवर्स जो है फैला, हेंस द टेम्परेचर केम डाउन, और टेम्परेचर जो है डाउन हुआ। ठीक है, तो ब्रह्मांड के विस्तार हुआ और तापमान में कमी आई। तो बिग बैंग थियरी में आप देख रहे हैं, इसमें बताया गया है बिग बैंग थियरी में कि ग्रेविटेशन की वजह से जो भी यूनिवर्स के पार्टिकल्स थे सब इकट्ठा होते गए, कंडेंस होते गए, और इतने कंडेंस हो गए कि उनका टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा होता गया, और फिर एक लिमिट से ज़्यादा होने के बाद उसमें विस्फोट हो गया। ठीक है, और विस्फोट होने से सब यूनिवर्स में बिखर गए। ठीक, बिखर गए और उनका टेम्परेचर जो है डाउन हुआ, और फिर ग्रेविटी की वजह से वे इकट्ठा हुए। ठीक है, और अपना अपना सोलर सिस्टम तैयार किए। तो द बिग बैंग थियरी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन टू अस द ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स। बिग बैंग थियरी जो है यूनिवर्स के ऑरिजिन के बारे में एक्सप्लेन करता है, अपना विचार रखता है। इट टॉक ऑफ ए सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन, यह एक विस्फोट के बारे में बात करता है। अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म,
जिनको हम फिजिकल टर्म में इमेजिन नहीं कर सकते हैं। द यूनिवर्स एक्सपेंडेड एंड हेंस, यूनिवर्स जो है एक्सपैंड किया, एंड हेंस द टेम्परेचर कम डाउन, और टेम्परेचर में कमी आई। हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉर्म सम टाइम लेटर। हाइड्रोजन हीलियम जो थे, हाइड्रोजन और हीलियम गैस जो थे, वह कुछ समय बाद बने। हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉर्म सम टाइम लेटर। द गैसेस कंडेंस अंडर ग्रेविटेशन। गैसेस जो थे वह ग्रेविटेशन की वजह से इकट्ठे हुए। द गैसेस कंडेंस अंडर ग्रेविटेशन एंड फॉर्म द गैलेक्सीज ऑफ प्रेजेंट डे यूनिवर्स। ठीक है, और गैसेज इकट्ठा होके गैलेक्सीज बनाए, जो कि आज आप जिस रूप में देख रहे हैं यूनिवर्स में। ठीक है, तो द गैसेज कंडेंस अंडर ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन की वजह से गैसें जो हैं इकट्ठी हुई, कंडेंस हुई, एंड फॉर्म द गैलेक्सीज ऑफ प्रेजेंट डे यूनिवर्स, और आज के जो गैलेक्सीज हैं, ठीक है, उनका निर्माण हुआ। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो ऑरिजिन ऑफ लाइफ है उसके बारे में बिग बैंग जो एक महाविस्फोट का सिद्धांत है कुछ बताने का प्रयास करता है, और यह एक अनूठी कल्पना से परे है, महाविस्फोट का भौतिक रूप है। ठीक है, जिसके कारण जो है ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और टेम्परेचर में कमी आई। कुछ समय बाद जो है हाइड्रोजन और हीलियम गैसें बनी। ये गैसें जो है ग्रेविटेशन के कारण इकट्ठी हुई और वर्तमान यूनिवर्स की गैलेक्सीज का गठन हुआ। ठीक है, एंड फॉर्म द गैलेक्सीज ऑफ प्रेजेंट डे यूनिवर्स। ठीक, इन द सोलर सिस्टम ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। सोलर सिस्टम के जो मिल्की वे गैलेक्सी है, ठीक है, सोलर सिस्टम का जो मिल्की वे गैलेक्सी है, अर्थ, ठीक है, इन द सोलर सिस्टम ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी, अर्थ वाज supposed to have been formed about 4.5 बिलियन ईयर बैक। ठीक है, तो सोलर सिस्टम के मिल्की वे गैलेक्सी में अर्थ जो है वह 4.5 बिलियन ईयर पहले बना। इन द सोलर सिस्टम ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी, अर्थ was supposed to have been formed about 4.5 बिलियन ईयर बैक। मिल्की वे नामक गैलेक्सी के सोलर सिस्टम में अर्थ की जो फॉर्मेशन है वह लगभग 4.5 बिलियन 450 करोड़ वर्ष पहले माना जाता है। सोलर सिस्टम का जो मिल्की वे गैलेक्सी है, सोलर सिस्टम में एक गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्की वे, अर्थ जो है उसी में बना। अर्थ वाज सपोज्ड टू हैव बीन फॉर्म अबाउट 4.5 बिलियन ईयर एगो। ठीक है, मिल्की वे नामक गैलेक्सी के सोलर सिस्टम में अर्थ का फॉर्मेशन जो है 4.5 बिलियन वर्ष, दैट इज 450 करोड़ वर्ष पहले माना जाता है। देयर वाज नो एटमॉस्फेयर ऑन अर्ली अर्थ। उस समय जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तो उस समय अर्थ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। देयर वाज नो एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ। ठीक है, तो प्रारंभिक समय में, प्रारंभिक अवस्था में अर्थ पर वायुमंडल नहीं था। वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया रिलीज फ्रॉम मोल्टेन मास कवर्ड द सरफेस। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो सरफेस को मोल्टेन मास, पिघला हुआ मास कवर किया था, अर्थ के सरफेस को जो मोल्टेन मास हैं, पिघले हुए मास हैं, अर्थ के सरफेस को ढके हुए थे, उन्हीं से वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया रिलीज हुई थी। फ्रॉम मोल्टेन मास कवर द अर्थ सरफेस रिलीज वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया।
वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया रिलीज फ्रॉम मोल्टेन मास कवर्ड द अर्थ। जो अर्थ को पिघले हुए मास कवर किए हुए थे, उन्हीं से वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया रिलीज हुई थी, एटमॉस्फेयर में नहीं थी। द यूवी रेज फ्रॉम द सन ब्रेक अप वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो आप देख रहे हैं कि सन से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेस थी, ठीक है, वह वाटर वेपर को तोड़ दी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। द यूवी रेस फ्रॉम द सन ब्रेकअप वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज वाटर को ब्रेकअप कर दिया, तोड़ दिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। एंड द लाइटर हाइड्रोजन स्कैप, और जो हल्के हाइड्रोजन थे वो उड़ गए, एटमॉस्फेयर में चले गए। ऑक्सीजन का क्या हुआ? ऑक्सीजन कंबाइन विथ अमोनिया एंड मीथेन टू फॉर्म वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर। ऑक्सीजन जो है वह अमोनिया, मीथेन से कंबाइन किया, जिससे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे चीजें बनी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो आपका वाटर है, ठीक है, वेपर है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ये चीजें जो हैं वह अर्थ को जो मोल्टेन मास ढक रहे थे उनसे रिलीज हुई है। सन से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वे वाटर वेपर को तोड़ दी हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, और जो लाइटर हाइड्रोजन थे, हल्के हाइड्रोजन थे, वे रिलीज हो गए थे, मुक्त हो गए, एटमॉस्फेयर में आ गए थे। और ऑक्सीजन जो था वह अमोनिया, मीथेन के साथ मिलकर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों, ठीक है, की रचना की थी। ठीक, द ओजोन लेयर वाज फॉर्म। अर्थ के चारों तरफ जो है ओजोन लेयर बना। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर ओजोन लेयर बना, ओजोन लेयर का गठन हुआ। एज इट कूल्ड, और इससे जो है थोड़ी ठंडी आई अर्थ सरफेस पे। एज इट कूल्ड द वाटर वेपर फेल एज रेन, और इससे जो है वाटर वेपर ठंडे हुए और बारिश के रूप में बरसने लगे। टू फिल ऑल द डिप्रेशन एंड फॉर्म ओशियन, जहां जहां पे गड्ढे थे वे वाटर से भर गए और ओशियन का निर्माण हुआ, महासागर बने। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अर्थ के चारों ओर जब ओजोन लेयर बन गया तो इससे जो है वाटर वेपर जो थे वे ठंडे हुए, वे वाटर लिक्विड में चेंज हुए, और रेन हुआ, बरसात हुई, और यह जो वाटर गिरे वह गहरे स्थान पर गए और ओशियन की निर्माण हुआ, महासागरों का निर्माण हुआ। ठीक है, तो एज इट कूल्ड द वाटर वेपर फेल एज रेन टू फिल द डिप्रेशन एंड फॉर्म ओशियन। ठीक, लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन ईयर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। तो आप देख रहे हैं कि जो जीवन है, लाइफ है, वह अर्थ के बनने के 500 मिलियन ईयर बाद बनी। लाइफ जो है अर्थ पर, अर्थ के बनने के 500 मिलियन ईयर बाद स्टार्ट हुई। लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ के बनने के 50 करोड़ वर्ष बाद जीवन की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो लाइफ अपीयर्ड 5 मिलियन ईयर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, दैट इज ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर बैक। हम कह सकते हैं कि लगभग 400 करोड़ वर्ष पहले जीवन प्रकट हुआ। 400 करोड़ वर्ष पहले जीवन प्रकट हुआ। ठीक है, तो अर्थ तो बना, लेकिन अर्थ के बनने के 500 मिलियन ईयर्स बाद जो है, ठीक है, लाइफ अपीयर हुआ अर्थ पे, दैट इज ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर बैक। हम कह सकते हैं कि लगभग 400 करोड़ वर्ष पहले जीवन प्रकट हुआ।
अब यहाँ पे क्वेश्चन है, डिड लाइफ कम फ्रॉम आउटर स्पेस? क्या जीवन जो है, लाइफ जो है, वह आउटर स्पेस से आया था? डिड लाइफ कम फ्रॉम आउटर स्पेस? क्या जीवन अंतरिक्ष से आया था? डिड लाइफ कम फ्रॉम आउटर स्पेस? क्या जीवन आउटर स्पेस से आया था? ठीक है, इस क्वेश्चन के आंसर्स जो हैं अलग अलग साइंटिस्ट अपने अपने तरीकों से देते हैं। आइए देखते हैं। सम साइंटिस्ट बिलीव दैट इट कम फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, कुछ साइंटिस्ट हैं जो विश्वास करते हैं कि यह बाहर से आया था। ठीक है, यह अंतरिक्ष से आया था, आउटर स्पेस से आया था। अर्ली ग्रीक थिंकर्स थॉट यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड स्पोर्स वेयर ट्रांसफर्ड टू डिफरेंट प्लैनेट इंक्लूड अर्थ। ठीक है, तो जो पहले के ग्रीक थिंकर थे, ग्रीक विचारक थे, उनका मानना था कि लाइफ जो है वह स्पोर के रूप में अनेक प्लैनेट पे ट्रांसफर हुई थी, जिसमें ये अर्थ भी थी एक। अर्ली ग्रीक थिंकर थॉट, जो प्राचीन ग्रीक थिंकर थे, उनका विचार था कि यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड स्पोर, जो यूनिट ऑफ लाइफ है जिसे हम स्पोर कह रहे हैं, वेयर ट्रांसफर टू डिफरेंट प्लैनेट्स, वे अलग अलग प्लैनेट पे ट्रांसफर हुई थी, इंक्लूडिंग अर्थ, जिनमें अर्थ भी शामिल था। ठीक है, तो स्पोर के रूप में अलग अलग प्लैनेट्स पे, यहां तक कि अर्थ पर भी लाइफ को ट्रांसफर किया गया था, ऐसा विचार है अर्ली ग्रीक थिंकर्स का। ठीक, पैंसपर्मिया इज स्टिल अ फेवरेट आइडिया फॉर एस्ट्रोनॉमर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो पैंसपर्मिया है, यह जो है एस्ट्रोनॉमर्स का एक पसंदीदा सिद्धांत है। कुछ खगोल वैज्ञानिक हैं, एस्ट्रोनॉमर्स हैं, उनके लिए पैनस्पर्मिया को अभी भी अपना पसंदीदा सिद्धांत मानते हैं, क्योंकि जो लाइफ है वह दूसरे आउटर स्पेस से आई हुई है। तो आप देख रहे हैं कि पैनस्पर्मिया, सर्वबीजाणु पैनस्पर्मिया, ठीक है, इज स्टिल अ फेवरेट आइडिया फॉर सम एस्ट्रोनॉमर। ठीक है, यह कुछ एस्ट्रोनॉमर्स की फेवरेट आइडिया है कि जो भी लाइफ्स हैं वह बाहर से आई हुई हैं। For a long time, it was also believed that life come out from decaying and rotting matter like straw, mud, etc. ठीक है, तो लंबे समय तक यह भी माना जाता था कि लाइफ जो है वह सड़ने वाली चीजों से उत्पन्न हुई है, जैसे कि स्ट्रॉ, मड। For a long time, it was also believed that life come out from decaying and rotting matter. लंबे समय तक यह भी माना जाता था कि जीवन जो है, लाइफ जो है, वह डिकेइंग एंड रॉटिंग मैटर से आई है। ठीक है, सड़ने गड़ने वाली चीजों से जीवन की उत्पत्ति हुई है, जैसे कि स्ट्रा, कहीं भूसा सड़ रहा हो, मड, कीचड़ हो, उनसे जीवन की उत्पत्ति हुई है। दिस वाज द थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ठीक है, यह थियरी जो है स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थी। ठीक है, यह जो थियरी है उसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस जनरेशन, स्वतः जनन। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे लुइस पास्चर, बाय केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट लाइफ कम ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ठीक है, तो लुइस पास्चर ने एक ध्यानपूर्वक एक्सपेरिमेंट किया था और उससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला था कि लाइफ जो है पहले से उपस्थित लाइफ से ही उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, पहले से उपस्थित प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही लाइफ उत्पन्न हो सकती है। तो लुइस पास्चर बाय केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन
डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट लाइफ कम ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। लाइफ जो है वह पहले से उपस्थित लाइफ से ही आ सकती है। इसे लुइस पास्टर ने केयरफुल तरीके से प्रयोग द्वारा, एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव किया था। ठीक, तो अगर लाइफ आई है तो पहले से उपस्थित लाइफ से ही आई होगी। ही सो दैट इन प्री स्लाइस्ड फ्लास्क, ठीक है, उन्होंने दिखाया कि पहले से ही स्लाइस किए हुए फ्लास्क को, ही सो दैट इन प्री स्लाइस्ड फ्लास्क लाइफ डिड नॉट कम फ्रॉम किल्ड ईस्ट। ठीक है, अगर प्री स्लाइस्ड फ्लास्क हो और उसमें किल्ड ईस्ट रखा गया हो, मरा हुआ ईस्ट रखा गया हो, तो वहां पे जीवन स्टार्ट नहीं होता है। लाइफ डिड नॉट कम, वहां पे जीवन नहीं आती है। ठीक है, तो प्री स्लाइस्ड फ्लास्क हो, फ्लास्क में कोई भी चीज ना हो, उनको स्लाइस कर दिया गया हो और उसमें किल्ड ईस्ट को रख दिया जाए, तो वहां पे लाइफ स्टार्ट नहीं होता है। वाइल इन अनदर फ्लास्क ओपन टू एयर, जबकि उन्होंने एक दूसरा फ्लास्क लिया था जो ओपन टू एयर, एयर में खुला था, हवा आ जा सकती थी। न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म एरोज फ्रॉम किल्ड ईस्ट, उस पर किल्ड ईस्ट के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है आने लगे। न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म एरोज, नए जीवों की उत्पत्ति हुई किल्ड ईस्ट के ऊपर, जब फ्लास्क जो है ओपन था, एयर के टच में था। लेकिन जब फ्लास्क एयर के टच में नहीं था, प्री स्लाइस था, तो किल्ड ईस्ट पर कोई भी जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई। इससे यह प्रूव होता है कि जीवन जो आया है वो पहले से उपस्थित जीवन से ही आया है। लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। He saw that in pre-sliced flask, life did not come from killed yeast, while in other flask open to air, जबकि जो दूसरा फ्लास्क था वो एयर में ओपन था। न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म एरोज फ्रॉम किल्ड ईस्ट, किल्ड ईस्ट पर न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म एरोज हुए थे, उत्पन्न हुए थे। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी वाज डिसमिस्ड वंस एंड फॉर ऑल। ठीक है, यह जो स्पॉन्टेनियस थियरी है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस थियरी जो थी वह सदा के लिए जो है समाप्त हो गई। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थियरी वाज डिसमिस्ड वन एंड फॉर ऑल। स्पॉन्टेनियस मतलब जीवन की उत्पत्ति जो है वह अचानक हो सकती है, किल्ड ईस्ट से हो सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है। जीवन जो है पहले से उपस्थित जीवन से ही शुरू होगा। इस बात को स्पॉन्टेनियस जनरेशन थियरी जो है पूरी तरह से खारिज कर दी। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थियरी वाज डिसमिस्ड वंस एंड फॉर ऑल। हाउएवर दिस डिड नॉट आंसर हाउ द फर्स्ट लाइफ फ्रॉम कम ऑन अर्थ, लेकिन फिर भी यह आंसर नहीं बता पाती कि अर्थ पर पहला जीवन जो है कैसे उत्पन्न हुआ। अर्थ पर पहला जीवन कैसे आया, इसके बारे में उन्होंने नहीं बता पाया। इन सब बातों से यह उत्तर नहीं मिलता है कि पृथ्वी पर जीवन सबसे पहले कब आया। दिस डिड नॉट आंसर हाउ द फर्स्ट लाइफ फ्रॉम कम ऑन अर्थ। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर देखेंगे कि अर्थ पे जीवन जो है कैसे उत्पन्न हुआ है, उसके बारे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ओपेरिन ऑफ रसिया एंड हॉल्डेन ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, ओपेरिन थियरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो कि रसिया के थे, और हॉल्डेन थे जो कि इंग्लैंड के थे। उन्होंने अपना थियरी प्रस्तुत किया था जो यह प्रूव करने की कोशिश करता है कि अर्थ पे ही लाइफ स्टार्ट हुआ था। कैसे हुआ था, उन चीजों की चर्चा हम लोग करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओपेरिन ऑफ रसिया एंड हॉल्डेन ऑफ इंग्लैंड
proposed that the first form of life could have come from pre-existing non-living organic molecule. ठीक है, तो पेरिन जो कि रसिया के हैं, ठीक है, और हॉल्डेन जो कि इंग्लैंड के हैं, इन्होंने प्रस्तावित किया कि जीवन का जो पहला स्वरूप है वह, ठीक है, पहले से उपस्थित नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हुआ है. ठीक है, ओपेरिन ऑफ रसिया एंड हेल्डेन ऑफ इंग्लैंड प्रपोज दैट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. पहले से उपस्थित नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ही लाइफ उत्पन्न हुई है. अब वह प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन है जिनसे लाइफ शुरुआत हुई? आरएनए, प्रोटीन, ईटीसी. ठीक है, वह है आरएनए, प्रोटीन, ईटीसी. ठीक है, जिसमें हम वायरस देखते हैं जो आरएनए और प्रोटीन से बना होता है. ठीक है, तो आरएनए, प्रोटीन और सारी चीजें जो हैं जो कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं, इन्हीं से जो है जीवन की उत्पत्ति हुई. यह ओपेरिन और हॉल्डेन बता रहे हैं. एंड दैट फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रीसीडिंग ऑफ केमिकल इवोल्यूशन. और यह जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वह केमिकल इवोल्यूशन की वजह से हुई है. ठीक है, जो लाइफ उत्पन्न हुआ है वह केमिकल इवोल्यूशन के वजह से हुआ है. दैट इज फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूट्स. जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है वह इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के हुआ है. तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का निर्माण हुआ है. फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स. इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट से ही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है. तो आप देख रहे हैं कि रूस के ओपेरिन और इंग्लैंड के हॉल्डेन साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने यह थियरी प्रस्तुत किया कि जीवन का जो पहला स्वरूप है वह पहले से उपस्थित, ठीक है, जो जीवन रहित ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे जैसे कि आरएनए, प्रोटीन, उनसे आया हुआ हो सकता है. और जीवन की वह रचना उस केमिकल इवोल्यूशन के बाद डेवलप हुई थी जिससे इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट से अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो सका. ठीक है, इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो सका और उन्हीं से जीवन की, ठीक है, स्टार्टिंग हुई. ही द कंडीशन ऑफ अर्थ वेयर. ठीक है, उस समय का अर्थ कंडीशन कैसा था अर्थ पे जब आरएनए, प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, उस समय अर्थ का कंडीशन कैसा था? ठीक है, तो द कंडीशन ऑफ अर्थ वेयर हाई टेम्परेचर, वोल्केनिक स्टॉर्म, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर कंटेनिंग मेथेन, अमोनिया, ईटीसी. तो आप देख रहे हैं कि द कंडीशन ऑन अर्थ वेयर, उस समय जो अर्थ के कंडीशन थे जब इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, उस समय हाई टेम्परेचर था, बहुत ज्यादा टेम्परेचर था. वोल्केनिक स्टॉर्म, ठीक है, ज्वालामुखी फटते थे. ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोट होता था, ज्वालामुखी तूफान वाला कंडीशन था, बिजलियां चमकती थी. रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर जो है ऑक्सीडाइजिंग नहीं था, ऑक्सीजन नहीं थे एटमॉस्फेयर में, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था. और उस एटमॉस्फेयर में कंटेनिंग मीथेन, अमोनिया, ईटीसी. और उस एटमॉस्फेयर में मीथेन था, अमोनिया था, ये सारी गैसें थी. तो द कंडीशन ऑफ ऑन अर्थ वेयर हाई टेम्परेचर, वोल्केनिक स्टॉर्म, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर कंटेनिंग मीथेन, अमोनिया, ईटीसी. ठीक, अब इस बात को प्रूफ कौन करेगा कि उस समय अर्थ की कंडीशन ऐसा था और उस कंडीशन में इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने? इसका प्रूफ क्या है? तो इस बात को प्रूफ करते हैं मिलर अपने एक्सपेरिमेंट के माध्यम से. तो आइए चर्चा करते हैं मिलर के बारे में. इन 1953 एसएल मिलर,
an American scientist created similar condition in laboratory scale. तो 1953 में एसएल मिलर ने, जो कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट है, उन्होंने सिमिलर कंडीशन तैयार किया लैब में, जैसा कंडीशन अर्थ पे पहले था। हाई टेम्परेचर, वोल्केनिक स्टॉर्म, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, मीथेन अमोनिया गैस, ऐसे कंडीशन को उन्होंने लैब में तैयार किया था एसएल मिलर ने। फिगर नंबर 6.1। तो फिगर नंबर 6.1 को देखें आप। यह मिलर के द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किया गया था 1953 में, उसके फिगर आप देख रहे हैं। इनमें उन्होंने वैसा ही कंडीशन डेवलप किया था जैसा कंडीशन अर्थ पे था उस समय जब इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने थे। तो इसमें ध्यान दें आप, इसमें आप देख रहे हैं कि जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लिए गए हैं, मीथेन, अमोनिया, वाटर, हाइड्रोजन, ये सब वेपर के फॉर्म में है। हाइड्रोजन, वाटर जो है वेपर के फॉर्म में है, बाकी मीथेन, अमोनिया, H2O सब गैस के फॉर्म में है। ठीक है, ये सब किस फॉर्म में है? गैस के फॉर्म में है। तो आप देखें ध्यान से, तो यह एक स्पार्क डिस्चार्ज है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं प्लस माइनस, और इनको समय समय पर एक दूसरे से टकराया जाएगा जिससे स्पार्किंग पैदा होगी, बिजली चमकेगी, स्पार्किंग पैदा होगी। जैसा कि उस समय का कंडीशन था वैसा कंडीशन यहाँ बनाने की कोशिश किया गया है लैब में। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लिए गए हैं वह आपके मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर, हाइड्रोजन, ये सब गैसेज हैं। स्पार्किंग कराई जा रही है। ठीक है, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट किया गया है, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट किया गया, वैक्यूम पंप लगाया गया है जो अंदर के जो भी एयर्स होंगे उनको बाहर खींच देगा, वैक्यूम पंप्स लगाए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लिए गए हैं, स्पार्किंग कराई जा रही है। ठीक है, वाटर को यहाँ पे बॉयल किया जा रहा है, बॉइलिंग वाटर को बॉयल किया जा रहा है, वेपर तैयार किया जा रहा है, क्योंकि अर्थ जो है उस समय बहुत हार्ड था, अर्थ सरफेस जो बहुत हार्ड था और जो भी वाटर थे सब वेपर के फॉर्म में थे। तो वाटर को जो यहाँ पे बॉइलिंग कराया जा रहा है, वेपर के रूप में वाटर निकलता रहे। ठीक है, यहाँ पे जो है ठंडा होने के लिए, ठीक है, एक कोल्ड वाटर जो है इंटर कराया जा रहा है। ठीक है, ताकि जो गैसेज हैं वह थोड़े ठंडे हो सकें। ठीक है, और उस गैस की हीट को जो है वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है और हॉट वाटर जो है आउट हो रहा है, बाहर निकल रहा है। इसके लिए यहाँ पर कंडेंसर लगाए गए हैं जो कि गैसेस को, वाटर को ठंडा कर सके। एक तरफ से कूल वाटर इंटर कराया जा रहा है और वह कूल वाटर जो है हीट को एब्जॉर्ब करके हॉट वाटर के रूप में बाहर निकल रहा है। ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स जो है यहाँ पे कंडेंसर से गुजरने के बाद वाटर जो है बूंद बूंद के रूप में बनकर इकट्ठे हो रहे हैं और यह प्रोसेस जो है कई महीनों तक किया गया। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ मटेरियल इकट्ठा हुए, वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो मटेरियल इकट्ठा हुए उनको जांचा गया तो पता चला कि यह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे। आपने इनऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज किया है और वही कंडीशन अवेलेबल कराया गया था जो उस समय अर्थ पे थे। तो कुछ दिनों के बाद देखा गया कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल तैयार हो गए, वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस तरह से मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव किया कि कैसे जो है उस कंडीशन में इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल तैयार हुए होंगे। तो आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं इनके बारे में। तो देखिए ध्यान से, ही क्रिएटेड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन ए क्लोज्ड फ्लास्क कंटेनिंग मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया एंड वाटर वेपर एट 800 डिग्री सेल्सियस। तो मिलर ने 800 डिग्री सेल्सियस पे एक क्लोज फ्लास्क में, जिसमें मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया, वाटर वेपर लिए थे, उसमें उन्होंने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज तैयार किया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया 800 डिग्री सेल्सियस पे। ही क्रिएटेड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन क्लोज फ्लास्क। उन्होंने क्लोज फ्लास्क में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराया
जिस फ्लास्क में मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया और वाटर वेपर थे और टेम्परेचर था 800 डिग्री सेल्सियस। ही ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड। उन्होंने देखा कि अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हो गया, अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन हुआ। तो आपने देखा एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे एसएल मिलर, उन्होंने 1953 में अपने लैब में अर्थ के कंडीशन जैसे पैमाने की स्थितियां पैदा की और इन्होंने एक क्लोज फ्लास्क में मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया, वाटर वेपर को 800 डिग्री सेल्सियस पे एक स्पार्किंग किया, विद्युत स्पार्क किया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराया और देखा कि अमीनो एसिड बनता है, अमीनो एसिड बनता है। इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट अदर ऑब्जर्व। इसी तरह के एक्सपेरिमेंट जो है दूसरे साइंटिस्टों ने भी किया, इसी तरह के एक्सपेरिमेंट दूसरे साइंटिस्ट ने भी किया और समय बीतने के बाद उन्होंने देखा कि शुगर बने, नाइट्रोजन बेस बने, पिगमेंट बने, फैट्स बने। फॉर्मेशन ऑफ शुगर्स, नाइट्रोजन बेसेस, पिगमेंट एंड फैट्स। ठीक है, तो मिलर ने एमिनो एसिड्स का जब फॉर्मेशन किया तो दूसरे साइंटिस्ट ने जो है इसी एक्सपेरिमेंट को और ज्यादा टाइम तक किया, इस कंडीशन को अवेलेबल कराया। तो उन्होंने देखा कि समय बीतने के बाद जो है इसी कंडीशन में शुगर बनते हैं, नाइट्रोजन बेसेस बनते हैं, पिगमेंट बनते हैं, फैट्स बनते हैं। एनालिसिस ऑफ मेटियोराइट। ठीक है, अब जो मेटियोराइट्स हैं, जो दूसरे ग्रहों से पत्थर आते हैं, बाहर आउटर स्पेस से जो पत्थर गिरते हैं अर्थ पे, ठीक है, जो उल्का पिंड हम कहते हैं, उनका जब हम एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस ऑफ मेटियोराइट कंटेंट, मेटियोराइट्स में कौन कौन से कंटेंट हैं उनका जब हम एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस ऑफ मेटियोराइट कंटेंट आल्सो रिवील्ड similar compound indicating that similar process are occurring elsewhere in space। तो आप जो है देखते हैं कि ठीक ऐसी ही प्रक्रिया अंतरिक्ष के किसी अन्य स्थान पर, ठीक है, होती रही होगी। ठीक है, एनालिसिस ऑफ मीटियोराइट कंटेंट, जो पत्थर स्पेस से आके अर्थ पे गिरते हैं, उनका जब अध्ययन किया जाता था तो वहां पर भी आपके ऐसे ही मॉलिक्यूल मिलते थे, ऐसे ही कंपाउंड मिलते थे। इसका मतलब वहां पर भी ऐसे ही कंडीशन डेवलप हुई होगी। एनालिसिस ऑफ मेटेओराइट कंटेंट आल्सो रिवील्ड सिमिलर कंपाउंड इंडिकेटिंग दैट सिमिलर प्रोसेस आर ऑकरिंग एल्सवेयर इन स्पेस। ठीक है, तो मेट्रॉइड के, ठीक है, स्टडी से यह स्पष्ट हुआ कि ठीक ऐसी ही प्रक्रिया जो है स्पेस के किसी अन्य स्थान पर घटित होती रही होगी। विद दिस लिमिटेड एविडेंस, ठीक है, इस सीमित साक्ष्य के आधार पर, इस लिमिटेड प्रूफ के आधार पर, विद दिस लिमिटेड एविडेंस, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कंजक्टेड स्टोरी, ठीक है, जो पहला पार्ट है स्टोरी का, दैट इज केमिकल इवोल्यूशन वाज मोर और लेस एक्सेप्टेड। केमिकल इवोल्यूशन को कम या ज्यादा रूप से एक्सेप्ट कर लिया गया। जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, ऑरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ, तो इस कुछ लिमिटेड एविडेंस जो थे, कुछ सीमित सबूत जो थे, उसके आधार पर इसको स्वीकार कर लिया गया कि जीवन की जो उत्पत्ति थी, ऑरिजिन ऑफ लाइफ जो थी, वो केमिकल इवोल्यूशन के वजह से हुआ है। ठीक है, तो सीमित साक्ष्यों के आधार पे, सीमित साक्ष्यों के आधार पर निराधार कल्पना वाली कहानियों के पहले भाग अर्थात रासायनिक विकास को, केमिकल इवोल्यूशन को भी थोड़ी बहुत मात्रा के रूप में एक्सेप्ट किया
जा सकता है। ठीक है, तो द फर्स्ट पार्ट, द ठीक है conjectured story, that is chemical evolution, was more or less accepted. We have no idea about how the first self replicating metabolic capsule of life arose. ठीक है, यह हमें आभास ही नहीं है कि जीवन का जो स्वतः रेप्लिकेट मेटाबॉलिक कैप्सूल है वो कब पैदा हुआ। वी हैव नो आइडिया, हमारे पास कोई भी आइडिया नहीं है अबाउट बारे में, हाउ द फर्स्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल ऑफ लाइफ एरोज। सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल लाइफ का कैसे उत्पन्न हुआ, इसके बारे में हमारे पास कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास कोई आइडिया नहीं है कि जीवन का जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल है वह कब पैदा हुआ, इसके बारे में हमारे पास कोई आइडिया नहीं है। द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव ऑरिजिनेटेड 3 बिलियन ईयर बैक। ठीक है, जीवन की जो प्रथम नॉन सेलुलर रूप था, जीवन का जो प्रथम नॉन सेलुलर रूप था वह 3 मिलियन ईयर बैक, 3 अरब 300 करोड़ वर्ष पहले पैदा हुआ होगा। ठीक है, तो द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव ऑरिजिनेटेड 3 बिलियन ईयर बैक। ठीक है, तो जो जीवन का लाइफ का प्रथम नॉन सेलुलर रूप था वह 3 बिलियन 3 अरब वर्ष पहले पैदा हुआ होगा, 3 करोड़ वर्ष पहले पैदा हुआ होगा। दे वुड हैव बीन जेंट मॉलिक्यूल, और एक कैसे होंगे, वे एक जेंट मॉलिक्यूल के रूप में रहे होंगे, एक भीमकाय, एक बड़े मॉलिक्यूल के रूप में रहे होंगे। वे मॉलिक्यूल किस से बने होंगे, आरएनए, प्रोटीन, ईटीसी। ठीक है, तो वे मॉलिक्यूल्स जो होंगे वह आरएनए प्रोटीन चीजों से, पॉलीसेकेराइड से बने होंगे। ठीक है, तो जो पहले नॉन सेलुलर फॉर्म लाइफ के जो अर्थ पे ओरिजिनेट हुए होंगे वह 3 अरब वर्ष पहले हुए होंगे, 300 करोड़ वर्ष पहले हुए होंगे, और वे एक गैंट मॉलिक्यूल के रूप में रहे होंगे। ठीक है, दे वुड हैव बीन गैंट मॉलिक्यूल, वे एक बड़े मॉलिक्यूल के रूप में रहे होंगे। वह मॉलिक्यूल बना होगा आरएनए प्रोटीन पॉलीसेकेराइड ईटीसी। वो मॉलिक्यूल बना होगा आरएनए प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड्स का वह गैंट मॉलिक्यूल बना होगा। दीज कैप्सूल्स रिप्रोड्यूस देयर मॉलिक्यूल परहैप्स। ठीक है, यही जो कैप्सूल्स थे शायद, ठीक है, रिप्रोड्यूस करते रहे होंगे। दीज कैप्सूल्स रिप्रोड्यूस देयर मॉलिक्यूल परहैप्स, शायद यही जो कैप्सूल्स थे वे अपने मॉलिक्यूल्स को रिप्रोड्यूस करते होंगे, अपने जैसे मॉलिक्यूल्स को तैयार करते रहे होंगे। द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ डिड नॉट पॉसिबली ऑरिजिनेट टिल अबाउट 2000 मिलियन ईयर एगो। ठीक है, तो जो पहला सेलुलर फॉर्म था लाइफ का वह 2000 मिलियन ईयर एगो, 2000 मिलियन वर्ष पहले उत्पन्न नहीं हुआ होगा। सर्वप्रथम जो कोशिकीय प्रकार थे जीवन का वह 200 करोड़ वर्ष तक प्रकट नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हमें यह आभास नहीं है कि जीवन का जो स्वतः सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल है वह कब पैदा हुआ। लाइफ का जो फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म है वह 3 अरब 3 बिलियन वर्ष पहले पैदा हुआ होगा, और वह जो पैदा हुआ होगा वो एक गैंट मॉलिक्यूल रहा होगा जो आरएनए प्रोटीन पॉलीसेकेराइड के बने होंगे, और एक कैप्सूल जो है अपने जैसे मॉलिक्यूल्स का रिप्रोड्यूस भी करते रहे होंगे, अपने जैसे मॉलिक्यूल को तैयार भी करते रहे होंगे। सबसे पहले जो सेलुलर फॉर्म है
जीवन का वह 2000 मिलियन ईयर एगो 200 करोड़ वर्ष पहले तक प्रकट नहीं हुआ होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ डिड नॉट पॉसिबली ऑरिजिनेट टिल अबाउट 2000 मिलियन ईयर एगो। जो पहला सेलुलर फॉर्म था लाइफ का वह 2000 मिलियन ईयर एगो ओरिजिनेट हो, ऐसा संभव नहीं है। These were probably सिंगल सेल। ठीक है, सर्वप्रथम जो तैयार हुए होंगे वह एक कोशिकी रहे होंगे। These were probably सिंगल सेल। जो पहली बार बने होंगे वह सिंगल सेल के बने हुए होंगे। All life form were in water environment only। और जितने भी लाइफ फॉर्म बने होंगे, जितने भी जीवन के रूप बने होंगे, वह सब वाटर में बने होंगे, वाटर इन्वायरमेंट ओनली। ठीक है, तो जो भी तैयार हुआ होगा वह सबसे पहले वह एक कोशिकी रहा होगा, और सभी रूप जो होंगे वह उस समय जलीय वातावरण में ही रहे होंगे। These were probably single cell, all life form were in water environment only। This version of a biogenesis, ठीक है, that is the first form of life arose slowly through evolutionary forces from non-living molecule is accepted by majority। तो आप देख रहे हैं कि जो बायोजेनेसिस है, दिस वर्जन ऑफ बायोजेनेसिस, ठीक है, ऑल लाइफ फॉर्म वेयर, हाँ, दिस वर्जन ऑफ ए बायोजेनेसिस, बायोजेनेसिस का यह जो रूप है, वर्जन है, अर्थात द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ एरोज स्लोली। जो पहली लाइफ उत्पन्न हुई है वह स्लोली तरीके से, धीमे तरीके से हुई, इवोल्यूशनरी फोर्सेस, और वह इवोल्यूशनरी फोर्सेस की वजह से हुई। ठीक है, इवोल्यूशनरी फोर्सेस की वजह से हुई, और वह किससे हुई? फ्रॉम नॉन लिविंग मॉलिक्यूल, और नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से हुई। तो जो नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स थे उन्हीं में इवोल्यूशनरी फोर्सेस हुआ। ठीक है, जो विकासीय फोर्स थे, जो डेवलपमेंट वाले फोर्स थे, वे नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स पे को प्रभावित किए, जिससे लाइफ जो है धीमे धीमे से उत्पन्न हुआ। इस बात को जो है लोग अधिक मानते हैं, एक्सेप्टेड बाई मेजॉरिटी। ठीक है, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जीवन जो लाइफ है वह नॉन लिविंग से जो ओरिजिनेट का थियरी थी उसको एक्सेप्ट किया गया, इसको बहुमत लिया गया। ठीक है, इसको बहुत लोग एक्सेप्ट करते हैं। हाउएवर, फिर भी वंस फॉर्म, एक बार बनने के बाद, हाउ द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव evolved into complex biodiversity of today is the fascinating story that will be discussed below। फिर भी एक बार बन जाने पर किस प्रकार सेलुलर लाइफ जो है के प्रथम जो रिप्रेजेंटेटिव थे वे आज के जटिल बायोडायवर्सिटी प्राप्त किया। ठीक है, जो पहली बार बने थे वे कैसे आज के कॉम्प्लेक्स बायोडायवर्सिटी तक पहुंचे, उनके बारे में जो है अब हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो फिर भी एक बार बन जाने पर किस प्रकार सेलुलर लाइफ जो है, सेलुलर लाइफ के जो फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव थे, प्रथम प्रतिनिधि थे, उन्होंने आज के जटिल जैव विविधता प्राप्त की। आज का जो कॉम्प्लेक्स बायोडायवर्सिटी है वह कैसे इसको प्राप्त किया, ठीक है, दैट विल बी डिस्कस बिलो। उसके बारे में आगे जो है चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि द वर्जन ऑफ बायोजेनेसिस, जो बायोजेनेसिस था, जीवों की जो उत्पत्ति की बातें थी,
द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ एरो स्लोली, जो पहली बार लाइफ उत्पन्न हुआ था वो बहुत धीमे से उत्पन्न हुआ था, इवोल्यूशनरी फोर्स की वजह से उत्पन्न हुआ था, नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स की से उत्पन्न हुआ था, एक्सेप्टेड बाय मेजॉरिटी। इस बात को बहुत ज्यादा लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो बहुत ज्यादा लोगों के द्वारा इस बात को एक्सेप्ट किया गया है कि जो लाइफ जो है पहली बार उत्पन्न हुआ था वह नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से इवोल्यूशनरी फोर्सेस की वजह से हुआ था। ठीक है, फिर भी हाउएवर वंस फॉर्म, जब यह एक बार बन गए तो हाउ द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव इवॉल्व इनटू कॉम्प्लेक्स बायोवर्सिटी ऑफ टुडे, कैसे यह पहले बने हुए सेलुलर फॉर्म लाइफ के आज के कॉम्प्लेक्स बायोडाइवर्सिटी में पहुंचे, इज द फैसिनेटिंग स्टोरी। यह एक फैसिनेटिंग स्टोरी है, एक बहुत बड़ा स्टोरी है, दैट विल बी डिस्कस बिलो, जिसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों, आगे नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग स्टडी करेंगे कि फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ बनने के बाद कैसे जो है इस एक छोटे से लाइफ से कॉम्प्लेक्स बायोडाइवर्सिटी जो आज फैली हुई है यह उत्पन्न हुई, इसके स्टोरी के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म अ थियरी। थैंक यू।